बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स। पौधों को मूव करते हुए देखा आपने? नहीं देखा, मैंने भी। लेकिन पौधों में कुछ मूवमेंट्स हैं। बस मैं यूँ कहूँ कि प्लांट्स आर नॉन मोटाइल बट दे शो सम मूवमेंट्स। पहले मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क है। मूवमेंट का मतलब होता है चेंज ऑफ प्लेस बाय अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जानदार के जिस्म का कोई हिस्सा हरकत कर रहा हो तो उसको मूवमेंट कहते हैं। होल ऑर्गेनिज्म हरकत करे तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। पहले तो ये था। फिर प्लांट में दो तरह के मूवमेंट हैं। एक मूवमेंट्स को कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। ये ग्रोथ मूवमेंट इरिवर्सिबल होती है। एक दफा मूवमेंट हो गई वापस नहीं आ सकती। मसलन एक प्लांट पिछले साल इतना था 1 फुट का, इस साल 2 फुट का हो गया। कुछ फासला तो तय किया ना, साल में 1 फुट का फासला ही से हरकत की उसने। ये ग्रोथ मूवमेंट कहलाती है। दूसरी कहलाती है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट्स ये रिवर्सिबल है। जैसे एक पौधा है, टर्जिडिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सीधा खड़ा था, इसको पानी कम मिला तो ये विल्ट हो गया, मुरझा गया। इस तरह से मुरझाने के बाद अगर इसको दोबारा पानी दिया जाएगा तो ये फिर सीधा हो जाएगा। तो हरकत की ना इसने कुछ न कुछ। तो बस पौधों के पास सिर्फ ये बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट्स हैं, वो भी लोकोमोशन तो बिल्कुल भी नहीं। अब इन मूवमेंट्स को स्टिमुलस के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। मसलन सबसे पहली मूवमेंट जिसको डिस्कस किया है, स्टिमुलस क्या होता है पहले तो ये देखिए। एनी चेंज in the environment which compels the organism to respond। किसी जानदार के माहौल में होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली जो जानदार को जवाब देने पर मजबूर करे, उसको स्टिमुलस कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं मुहर्रिक, मुहर्रिकात, असबाब। ये तो पौधों में हरकत या मुहर्रिक की तरफ होती है या मुहर्रिक के खिलाफ होती है। हमारी भी यही है ना। मसलन आगे कुत्ता नजर आएगा तो हमारी हरकत किस तरफ होगी? अपोजिट साइड, अगेंस्ट द स्टिमुलस होगी। अगर आगे कोई 50 का नोट नजर आएगा तो हमारी हरकत उस तरफ होगी, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। ये पौधों में नहीं। इस हिसाब से जो मूवमेंट्स यहाँ डिस्कस की गई हैं, इसमें एक है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, ये फोटोट्रॉपिक किस तरह है? फिर पौधों की हरकत की तफसील यहाँ नहीं है तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नास्टिक मूवमेंट्स, टेक्टिक मूवमेंट्स, ये 3 तरह की हैं। अभी हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। कौन सी मूवमेंट को ट्रॉपिक कहेंगे? यहाँ पार्ट ऑफ प्लांट, पूरा पौधा हरकत नहीं कर रहा है, पार्ट ऑफ प्लांट हरकत कर रहा है और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कर रहा है। एक खास डायरेक्शन में ही हरकत कर रहा है। तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वो अभी जो मैंने बताया, अगर स्टिमुलस की तरफ हो तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है, अगर स्टिमुलस के अगेंस्ट हो तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। अब फर्ज करें ये एक सीड है, ये सीड उगना शुरू हुआ। 2 पार्ट्स बनेंगे ना सीड के, एक रेडिकल एक प्लोम्यूल। अब जरा गौर करें, प्लोम्यूल की हरकत किस तरफ है? साइंसदानों का ख्याल है कि ये रोशनी की तरफ है, सन या लाइट की तरफ ये मूवमेंट है। तो लाइट की तरफ जा रहा है, पार्ट ऑफ प्लांट जा रहा है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे इसको। प्लोम्यूल की हरकत को क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और रेडिकल इसके अपोजिट जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। मैं दोबारा बताता हूं। इस हरकत का स्टिमुलस क्या है? सनलाइट। पौधे का जो हिस्सा यानी शूट सिस्टम लाइट की तरफ जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। जबकि रूट सिस्टम लाइट के उलट सिमत में जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। समझ आ गया ये? अच्छा, दूसरा है यहाँ जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये भी ट्रॉपिक है, लेकिन यहां पर अब स्टिमुलस किसको कहा जा रहा है? सॉइल को। इसी हरकत को हम अब और चेंज करके देखते हैं। इस दफा फर्ज करते हैं सॉइल स्टिमुलस है,
तो रूट की हरकत को क्या कहेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे ना, क्योंकि ये सॉइल की तरफ जा रहा है। और उसकी हरकत को क्या कहेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि वो सॉइल से दूर जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। हो गया समझ में आ गया? एक ही हरकत को हमने दो तरह से डिफाइन किया। इसके बाद है थिग्मोट्रॉपिक। तो मेरी राय यह है, आप याद करते वक्त एक चीज लिख के रख लेना अपने पास। स्टिमुलस लिखना फिर आसान हो जाएगा। मसलन मैं दोबारा बताता हूं, यहां फोटोट्रॉपिक में स्टिमुलस क्या है? सनलाइट। स्टिमुलस लाइट ही कहना या सनलाइट कहें तो भी कोई मसला नहीं। जियोट्रॉपिक में क्या कहेंगे? सॉइल। और अब थिग्मोट्रॉपिक है, इसमें स्टिमुलस है टच। टच इज द स्टिमुलस। इसमें क्या होता है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, तवज्जो करें। बहुत सारे पौधे हैं ना, क्रीपिंग प्लांट्स कहलाते हैं। क्रीपिंग प्लांट कौन से हैं? उर्दू में उनको बेल कहते हैं, चिपक के ग्रो करते हैं। मसलन अंगूर का आपने देखा होगा, अंगूर का मोटा तना नहीं होता है, वो किसी चीज के साथ चिमट के ऊपर जाता है। इसी तरह आपने ये जो चंबेली है, खीरा है, आपका कद्दू है, उसके पत्ते इस तरह लिपटते हैं। ये फर्ज करें एक डंडा है, इसमें पौधे का ये हिस्सा इसी के गिर्द घूमते हुए ऊपर जा रहा है। तो ये घूमा कैसे? हुआ ये है कि इसमें फर्ज करेंगे, हम इसको यूं देखते हैं, सेल्स की एक कतार ये है और सेल्स की दूसरी कतार ये है। ग्रोथ हमेशा सेल डिवीजन से होती है ना। जो हिस्सा इन कांटेक्ट आता है, तवज्जो करना बेटा, जो हिस्सा इन कांटेक्ट है किसी सॉलिड से, वो सेल्स डिवाइड नहीं होते या स्लोली डिवाइड होते हैं, जबकि उसके अपोजिट वाले ज्यादा तेजी से डिवाइड होते हैं। तो क्या होगा, ये मुड़ जाएगा ना इस तरफ। मैं एक देसी मिसाल बता दूं, ये मिसालें अब हमारी पुरानी हो गई। पुराने जमाने में खलियान में बहुत सारे बेल बांध के घुमाया जाता था दायरे में गंदम के ऊपर, तो गंदम ब्रेक हो जाती थी, सीट अलग हो जाते थे। तो वो बेल सारे आगे क्यों नहीं जा रहे थे, घूमते क्यों थे? तो उसके लिए एक स्टिमुलस था कि बीच में एक डंडा गाड़ा गया था, सारे बेलों की गर्दनों में रस्सियां डाल के उस डंडे के साथ बांध दिया है। डंडा तो फिक्स है। अब पहले वाले बेल की हरकत स्लो, दूसरे की उससे तेज, तीसरे की उससे तेज, और किनारे वाले की तेज तरीन। तो सबकी रफ्तार बराबर नहीं हुई, इसलिए वो दायरे में घूमते थे। यही इधर हो रहा है। ये जो हिस्सा इसको टच कर रहा है, वहां सेल डिवीजन नहीं हो रही या स्लो हो रही है, बाहर वाले हिस्से में सेल डिवीजन तेज हो रही, तो ये घूमते चला जाता है। इस हरकत को कहते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर हो गया ये? जी बेटा। तो अब हम आते हैं कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक पौधों में तो नहीं है, फंजाई में है। यहां कीमो से मुराद केमिकल है। केमिकल किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहा जाता है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में अगर आपको याद हो तो फंजाई के हाइफी इस तरह से ग्रो करते थे। हाइफी है ये फंजाई के। यहां पर खुराक है, फूड, और इस फूड को हम कह रहे हैं केमिकल। तो फंगल हाइफी ग्रोज टुवर्ड्स द फूड। तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हुई कि नहीं हुई? नहीं। देखें यहां पर खुराक है, फंगल हाइफी उस खुराक की तरफ ग्रो करके आगे जाकर खुराक को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ग्रोथ ऑफ फंगल हाइफी टुवर्ड्स द फूड इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसी तरह अगर फर्ज कर लें फंजाई के हाइफी ग्रो करके इधर पहुंचे, यहां पर पीएच इनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, तो ये मुड़ के वापस इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तो जब उससे वापस मुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर खुराक है, उसके काम का केमिकल है, तो उसी तरफ ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक है। अगर आगे कोई केमिकल जहर है या कोई और है उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो वो वापस ग्रो करके मुड़ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कीमोट्रॉपिक। जी जी, स्टिमुलस की तरफ हो
तो पॉजिटिव, अगर उसके अगेंस्ट हो तो नेगेटिव। बाकी अगर ऑल आवर प्लान में का जो वर्किंग है वो पॉजिटिव होता है ना। अभी जैसे रूट्स के दोनों ग्रो करना और ग्रो करना, तो प्लान के तहत नहीं, हमने तो वही बताया ना, मसलन रूट नीचे गई तो हमने क्या सोचा, रूट ने हमसे पूछा नहीं है, वैसे हम खुद फर्ज कर रहे हैं कि रूट नीचे इसलिए गई है कि वहाँ सॉइल है, तो इसलिए हम कहेंगे जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। लेकिन अगर हमने फर्ज करे स्टिमुलस सूरज को करार दिया तो सूरज के तो अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए उसी हरकत को हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहें। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वर्नलाइजेशन। जितनी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं इतना मसाइल होते हैं। वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन किसे कहते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है। चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सीड्स बिफोर सोइंग is called vernalization. क्या मतलब हुआ? देखें, हम कोई भी सीड होते हैं तो एक खास सीजन में जमीन में बुआई करते हैं, उसकी सोइंग उसको कहते हैं। एक सीड है, मसलन गंदम है या मकई का है, इसको जमीन पर बोने से पहले ठंडे टेम्परेचर पर कुछ अरसे तक रखने को वर्नलाइजेशन कहते हैं। अब अगला सवाल होगा, ये क्यों रखते हैं? टू अचीव अर्ली फ्लावरिंग। अब यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सीड्स बिफोर सोइंग टू अचीव अर्ली फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। अर्ली फ्लावरिंग क्यों चाहते हैं? फूल जल्दी खिलेंगे तो सीड जल्दी बनेंगे तो लाइफ साइकिल जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। ये हमारे हवाले से इतना मसला नहीं है, हमारी जीवी की ज़मीन एक फसली या दो फसली है। ये ज़्यादा काम आता है जहाँ की ज़मीन साल भर मसरूफ़ रहती है। मसलन 4 महीने में एक फसल हासिल हुई, उसको उठा के दूसरी फसल आपने काश्त की, अगले 4 महीने में वो तैयार हुई, उसको उठा के तीसरी फसल तैयार की। तो अगर कोई फसल जल्दी तैयार हो जाएगी तो आपकी ज़मीन अगली फसल के लिए दस्तयाब होगी ना। ये वर्नलाइजेशन उधर काम आती है। तो मैं दोबारा बताता हूँ ये क्या हमने कहा। वर्नलाइजेशन का मतलब है चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स बिफोर सोइंग टू अचीव अर्ली फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। पौधों को बुआई से पहले ठंडे टेम्परेचर पर कुछ अरसा रखकर उनको बोया जाए ताकि उनमें फूल जल्दी खिले या उनकी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाए। इस अमल को कहते हैं वर्नलाइजेशन। समझ आ गया? अब 2 सवाल हैं। एक, कितने टेम्परेचर पर रखें, टेम्परेचर क्या, और दूसरा कितने अरसे तक रखें। तो साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजुर्बात किए और उसके ज़रिए इस नतीजे पर पहुंचे कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर मुनासिब है, और इसमें भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये सबसे बेस्ट है। यानी टेम्परेचर का तो अंदाज़ा हो गया कि 0 से लेकर 10 डिग्री तक अगर हम किसी बीज को रख के बाद में उगाएंगे तो इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। और इस 0 और 10 में से भी मेजॉरिटी ऑफ जो सीड्स थे वो 4 डिग्री पर जिनको रखा गया था उनका नतीजा बेहतरीन निकला। अब तीसरा है कितना, अ वीक टू 3 मंथ्स, ड्यूरेशन कितना हो, 1 हफ्ते से लेकर, वीक की स्पेलिंग मुझे कंफ्यूज हो, 1 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक अगर रखें तो फिर ये रिजल्ट और बेहतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हमें पता चल गया 0 से 10 तक, उसमें 4 बेहतरीन है 4 डिग्री,
और अरसा कितना, किसी को हफ्ता रखो काफी है, किसी सीट को 3 महीने तक रखो काफी है। और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ये अमल खुद ब खुद हो जाता है। कैसे? ठंडा माहौल है, अभी तो लोगों ने घरों के अंदर स्टोर करना शुरू किया ना, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। जमीन में एक गहरा खड्डा खोदा जाता था जो आलू के लिए अब भी इस्तेमाल होता है इस तरह से, और उसमें ये बीज गंदम के इधर स्टोर करके इसको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। तो जमीन सारी जाम हो गई, तो ये भी ट्रीटमेंट मिली ना इसको, उसके बाद बोए। अच्छा, यहाँ पर एक और थोड़ी सी एक छोटी सी टर्म हमें वो करना है। मसलन गंदम है, ये 2 तरह की है, हमें तो मालूम नहीं है ना, अंदर करते हैं या देखते हैं। गंदम 2 तरह की है, एक को कहते हैं विंटर व्हीट और दूसरे को कहते हैं स्प्रिंग व्हीट। विंटर व्हीट उसको कहा जाता है जो सर्दियों में काश्त की जाती है, और स्प्रिंग व्हीट वो है जो गर्मियों में काश्त की जाती है। तवज्जो कर रहे हैं ना मेरी तरफ? ये जो विंटर व्हीट है इसको कहा जाता है बाइएनियल प्लांट, बाइएनियल, और जो स्प्रिंग है इसको पेरिनियल कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, जरा तवज्जो करें। ये जो विंटर व्हीट है ये 2 सीजन ऑक्युपाई कर रही है। मसलन अभी इस कदों में ये प्रैक्टिस हो रहा है, आप नीचे कतपना जाएं या इधर सुंदस की तरफ जाएं तो आपको खेत हरे भरे नजर आएंगे इस वक्त। ये विंटर व्हीट इस साल में आपने इसको बोया ना, नवंबर में बोया है, नवंबर तो इस साल का है, 2025 का है। तैयार कब होगा ये? अप्रैल मई में अगले साल के। तो 2 सीजन इसने ऑक्युपाई किए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइएनियल। जबकि स्प्रिंग वाला एक ही सीजन में या एक ही साल में मुकम्मल हो रहा है। मार्च में आपने बोया है, जून जुलाई में ये तैयार हो जाएगा। इन दोनों में फर्क समझ में आ गया? और मैं इस वक्त ये क्यों याद आया, असल में जो वर्नलाइजेशन है वो विंटर व्हीट के लिए बहुत सुटेबल है, इसके लिए नहीं है। देखें इस वक्त प्रैक्टिस शुरू की लोगों ने क्या किया, अभी गंदम उगा के थोड़ी सी हरी भरी हो गई है, कुछ दिन के बाद तो सब जम जाएगा। जम जाएगा तो ये शीप छोड़ते हैं उसके ऊपर, शीप ऊपर से चढ़ते हैं तो गंदम उखड़ती नहीं है नीचे से, क्योंकि नीचे जाम है। गंदम की तो जड़ें बहुत छोटी है ना, जाम होने के बाद फिर शीप छोड़ा जाता है। पहले छोड़ेंगे तो शीप जब उसको खाने लग जाएंगे तो जड़ें भी उखड़ेंगी तो फसल तबाह हो जाएगी। इस वक्त नीचे आइस जम चुकी है, ऊपर हरा उससे सूख जाना था, वैसे भी शीप छोड़ा खा लिया। और स्प्रिंग में अब क्या होगा, एक ही पौधे से 2-2, 3-3 शाखें निकलेंगी, तो एक बीज से आपने 3 पौधे हासिल किए, तो फसल बेहतर हुई कि नहीं हुई? ये टेक्निक्स है, ये वर्नलाइजेशन ही है। इसके साथ ही ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, प्लांट वाला मसला खत्म। अब एनिमल किंगडम शुरू। तो ये भी कुछ ही प्लांट्स के लिए, सबके लिए नहीं है, ये कुछ प्लांट्स के लिए है। और रूस के साइंसदानों ने इसको डिस्क्राइब किया था। अच्छा, उन्होंने एक जुमला रह गया बताया, उन्होंने ये महसूस किया था कि सीड के अंदर इस तरह एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो ही ने ग्रो करना है, ऊपर लोम्यूल नीचे रेडिकल बनना है। कहते हैं जब चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको वर्नलिन कहा गया। वर्नलिन, बाद में पता चला कि ये वर्नलिन तो वही जिब्रेलिन है जो डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का नाम इन्होंने पहले ये रखा था, अब इसका नाम चेंज हो गया। ठीक हो गया।